नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर मैं बताने का प्रयास करूँगा, ये आपका क्वेश्चन पेपर है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का है। कल आपका पेपर लगा हुआ है 6 जनवरी को झांसी विश्वविद्यालय का। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को देख के जाएंगे। इसको मैं सोल्व करवा रहा हूँ और इसकी एक क्लास मैंने मॉडल पेपर को सोल्व किया है। बच्चों, आप जाकर ये 2 क्लासें आपको अटेंड कर लेना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 100 का पूरा पेपर 100% पेपर आपका इन्हीं प्रश्नों से आपका सॉल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी आपको प्रश्न आपको अदर देखने को मिलेगा ही नहीं आपके अपने पेपर में कल के। ठीक है, पेपर आपका जियोग्राफी का है। पेपर का आपका नेम है एनरोलमेंट, रजिस्टर, मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। आपका पेपर आपका टाइटल रहेगा। कल ही पेपर लगा हुआ है और साथ में जितने अन्य विश्वविद्यालय जिसमें भी पेपर नहीं हुआ है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो इसकी मैंने चैप्टर्स क्लासें भी करा रखी हैं। यदि आपको चैप्टर्स क्लासें देखना है तो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर इसकी चैप्टर्स क्लासें भी जो है देख सकते हैं। पेपर आपका झांसी यूनिवर्सिटी का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को जो है सोल्व करूंगा बच्चों। इसमें जो है टोटल जो आपके क्वेश्चन आपके आएंगे, इसमें जो है आपको केवल 6 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 6 से आपके 10 से क्वेश्चन आपके शायद इसमें रहेंगे। केवल इसमें आपको 6 ही क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 5 नंबर का आपका रहेगा। 30 नंबर आपका सेक्शन है आपका जो है क्लियर करेगा, इसमें आपके मिलेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण के जो है अजैविक संघटकों का आपको उल्लेख करना है। मतलब जो है पर्यावरण के जो घटक होते हैं, पर्यावरण का एक जो है जैविक घटक होता है, एक आपका अजैविक घटक होता है। इसमें अजैविक पूछ रहा है, यहाँ से हम जैविक अजैविक दोनों हम करा देंगे। उसके बाद देखो ऑक्सीजन चक्र का वर्णन आपको करना है। उसके बाद आपका है कि टिहरी बांध परियोजना ये क्या है और इसके जो है पर्यावरणीय प्रभाव का भी आपको उल्लेख आपको करना है। उसके बाद है भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों पर आपको प्रकाश आपको डालना है। उसके बाद है हरित क्रांति के पर्यावरणीय प्रभाव पर आपको संक्षिप्त आपको जो है वर्णन इसका आपको करना है। उसके बाद है ओजोन क्षय। ओजोन क्षय क्या है, इस पर आपको संक्षिप्त एक आपको टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले पर्यावरण क्या होता है इसको समझ लीजिए, फिर इसके हम यहाँ से घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण शब्द का अर्थ है, पर्यावरण जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है परि प्लस आवरण। पर मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। मतलब जो हम ऐसे कह सकते हैं कि चारों ओर से जो घिरा हुआ है इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि आप जिस स्थान पर रहते हैं तो आप जो है चारों ओर से घिरे हुए हैं, चाहे पेड़ पौधे आपके हों या फिर वनस्पति कोई हो, तो इस तरह से जो है आप जो कि घिरे हुए हैं तो इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। या जो है वह सब कुछ है जो किसी जीव के आसपास जो है मौजूद है और उसके जीवन को जो है प्रभावित करता है, जिसमें निर्जीव जीव मतलब अजैविक और सजीव जीव मतलब जैविक कारक दोनों इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ से पर्यावरण जो है इसको 2 घटक इसके होते हैं। एक होता है अजैविक घटक होता है। अजैविक मतलब होता है बच्चों जिसमें जान नहीं होती है। जिसमें जान नहीं होती अर्थात हम कह सकते हैं कि वे निर्जीव तत्व होते हैं। जैसे कि वायुमंडल, तो वायुमंडल जो है पृथ्वी से घिरे हुए गैसों की परत है जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो कि अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद है जलमंडल, इसमें जो पृथ्वी पर मौजूद सभी जैसे कि स्रोत जो कि है जलमंडल, जैसे कि नदियाँ, झीलें, महासागर, तो ये सब क्या है, इसमें भी जान नहीं होती। जैसे कि जल आपका होता है तो जल में कोई भी जान नहीं होता है, मिट्टी में कोई भी जान आपकी नहीं होती है, तो इनको हम अजैविक घटक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि और भी दिया हुआ स्थल मंडल पर जैसे कि भू आकृतियाँ हो गई, चट्टानें हो गई, इसमें कोई भी जान आपकी नहीं होती, इसको हम अजैविक घटक कहते हैं। उसके बाद जैसे कि तापमान हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, प्रकाश, ध्वनि, तो इसमें कोई भी जो है जान नहीं होती है, इसलिए इसको हम अजैविक घटक कहते हैं। उसके बाद है जैविक घटक है। तो जैविक घटक वे घटक होते हैं जिसमें जान होती है, जान पाई जाती है। जैसे कि पेड़ पौधे आपके, जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, तो इसमें आपके जान पाई जाती है। तो इसको यदि हम विस्तार से समझें तो जैविक घटक में आपको उत्पादक आ जाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उसके बाद उपभोक्ता जो कि प्राथमिक इनको खाते हैं, जो कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। जैसे कि मनुष्य जो जानवर है इसमें भी जान होती है,
फिर अपघटक होते हैं जैसे कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कवक, ये सभी क्या है इसमें भी जान पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये सभी जो घटक मिलकर एक जटिल तंत्र बनाते हैं जहाँ जीव और उसका प्रवेश एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो कि ऑक्सीजन चक्र क्या है बच्चों। ऑक्सीजन चक्र की जब हम बात करते हैं तो प्रकृति में ऑक्सीजन के निरंतर आवागमन की प्रक्रिया होती है, जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि जो पौधे होते हैं O2 क्या करते हैं, ये छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है उसको अवशोषित करते हैं। ठीक है, और जिससे जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है और जीवन भी जो है संभव होता है। यह प्रक्रिया पौधे द्वारा CO2 के पुनः उपयोग और O2 के उत्पादन के साथ जो है दोहराई जाती है। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है कि टिहरी बांध परियोजना क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो टिहरी बांध जो परियोजना है बच्चों, ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। ये बांध बनाकर यहाँ पर जो है जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति के लिए जो है इसका उद्देश्य या फिर इसका जो उपयोग किया जाता है। मतलब जो है बांध बनाया गया है, देखो इस तरह से आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो ये जो बांध बनाए गए हैं, बांध के माध्यम से पानी को यहाँ से रोका गया है और यहाँ पर जो है इससे जल के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। सिंचाई के लिए यहाँ से पानी अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता है। तो इस तरह के और पीने योग्य पानी, जैसे कि जिस स्थान में पानी की दिक्कत है पीने की, राजस्थान वगैरह में खेती करने की, तो वहाँ पर जो है इस पानी को वहाँ पर जो है भेजा भी जाता है। ठीक है, नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से। तो इस तरह से जो है उसको वहाँ पर भेजा जाता है। यह जो है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हम THDC के द्वारा संचालित है, जिसमें टिहरी बांध, कोटेश्वर परियोजना और पंप स्टोरेज प्लांट इसमें शामिल है, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों को बिजली और पानी जो है प्रदान करता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में मृदा अपरदन के क्या कारण है। तो भारत में मृदा अपरदन जो कि गंभीर समस्या है, जो लगभग 45% भूमि इसके प्रति संवेदनशील है, और इसका जो है मुख्य कारण वनों की कटाई है, अत्यधिक जो है चराई है और त्रुटिपूर्ण कृषि पद्धतियाँ है। देखो बच्चों, मृदा अपरदन क्या होता है इसको समझ लो। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मृदा अपरदन, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मृदा का मतलब क्या होता है बच्चों, मिट्टी होता है। अपरदन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना या फिर बह जाना। जैसे कि हमने देखा होगा बारिश के दिनों में जब बारिश तेज होती है तो माटी की स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाती है, जो कि जहाँ पर खाली होता है। तो इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन कई प्रकार से होता है, जैसे कि हवा के द्वारा, जैसे कि राजस्थान वगैरह में जब हवा तेज चलती है तो वहाँ पर जो रेत है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ जाती है, फिर चली जाती है। इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, खिसक जाना, इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, और जिससे जो उपजाऊ मिट्टी है ये बह जाती है और जल प्रदूषण जो है बढ़ता है और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ती है। राजस्थान, असम जैसे राज्य विशेष रूप से प्रभावित हैं इससे। या जो है जल और वायु दोनों के द्वारा जो है होता है मृदा अपरदन। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं बच्चों मृदा अपरदन के, जैसे कि वनस्पति आवरण की कमी। जैसे कि पेड़ पौधे आपके होते हैं तो मिट्टी को क्या करते हैं, जकड़े रहते हैं। जब पेड़ पौधे को आप काट दोगे तो क्या होगा, मृदा अपरदन ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब जो है वनस्पति आवरण की कमी, मतलब जो है वनों की कटाई, पेड़ों की जो है कमी से मिट्टी जो है ढीली हो जाती है और जिससे पानी और हवा उसे आसानी से बहा ले जाता है। उसके बाद है अगला जो कारण है अव्यवहारिक कृषि, जैसे कि ढलान की दिशा में खेती करना, गलत जो है फसल चक्र अपनाना और त्रुटिपूर्ण सिंचाई विधियाँ अपरदन को जो है बढ़ावाए देती है या फिर उसको बढ़ाती हैं। फिर है अत्यधिक जो है चराई, जैसे कि हमने देखा होगा पशुओं को चराया जाता है। अत्यधिक चराई से जैसे कि जो वनस्पति होती है, पशु जब चर लेंगे तो पेड़ पौधा वहाँ पर फिर जो घास होती है सूख जब खत्म हो जाएगी तो वहाँ पर भी जो है जो मिट्टी होती है नग्न हो जाती है और बहने में जो है कह सकते हो आसानी से बह जाती है। उसके बाद है जलवायु, जैसे कि भारी वर्षा हो गई। ठीक है, तो ज़्यादा भारी वर्षा से भी जो है कह सकते हो मृदा अपरदन होती है। उसके बाद है पवन, पवन मतलब होती है हवा। तो हवा के माध्यम से जैसे कि बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है, तो जैसे कि जहाँ पर रेत वगैरह होती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाती है। राजस्थान में आपको ये सब देखने को ज़्यादातर मिलेगा। उसके बाद है भौतिक कारण भी, जैसे कि ढलान की तीव्रता, मिट्टी की ढीली बनावट,
भी जो है इसमें सहायक जो है एक कारण होता है। इस तरह सबको लिखना है। अब यहाँ से हरित क्रांति का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है ये आपको बताना है। देखो, हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादक बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन इसके पर्यावरण पर कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक के अत्यधिक जो उपयोग से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है इसमें कमी आई। जल प्रदूषण, भूमि जल स्तर का गिरना, मिट्टी में लवणता मतलब जो है उसके जो है साल्ट, और जल भराव की समस्या, फसलों की जो है किस्मों के एक रूपता के कारण जैव विविधता में कमी आई, जिससे जो है मिट्टी जल स्रोतों की गुणवत्ता खराब हुई और दीर्घकालीन स्थिरता पर काफ़ी जो है कह सकते हो असर पड़ा, बुरा जो इफेक्ट पड़ा। उसके बाद था अगला इसमें क्वेश्चन, ओजोन क्षय क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। ओजोन क्षय यह जो ऊपरी वायुमंडल जिसको हम समतापमंडल कहते हैं, इसकी ओजोन परत के पतले होने की प्रक्रिया है, जो मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम सीएफसी कहते हैं गैस और हैलोजन जैसे रसायन के कारण होती है, जो क्लोरीन व ब्रोमाइड छोड़ते हैं और ओजोन अणुओं को जो है नष्ट करते हैं। इससे हानिकारक जो है ओजोन जब परत जो है जब नष्ट हो जाएगी, उसमें छिद्र हो जाएगा, तो सूर्य से जो पराबैंगनी जो किरणें आती है पृथ्वी पर जो है पहुंचती हैं, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद बिंदु, पत्रच्छर प्रणाली को नुकसान जो होता है, जिसे रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी जो है किए गए हैं इसको रोकने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए ओजोन परत के। उसके बाद देखिएगा कि पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के प्रभाव को आपको समझाना है। उसके बाद है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आपको उल्लेख करना है। फिर इसमें और क्वेश्चन जो कि जैव मंडल और अच्छे क्षेत्र के महत्व को समझाना है। फिर है नाभिकीय प्रदूषण पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको लिखना है, तो इनको भी यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले औद्योगिक विकास से पर्यावरण पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, जैसे कि प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये जो है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक जो है दोहन, वनों की कटाई, जैव विविधता का नुकसान इसमें शामिल है, जिससे जो है जलवायु परिवर्तन, मानव स्वास्थ्य को खतरा होता है। हालांकि सतत विकास और जो है हरित प्रौद्योगिकी से इन प्रभावों को कम जो है किया जा सकता है। तो औद्योगिक विकास के परिणत हम प्रभावों की बात करें तो सबसे पहले प्रदूषण, जैसे कि वायु प्रदूषण, तो जो उद्योग हैं, जैसे कि जो उद्योग धंधे जो लगाए गए हैं, जो कारखाने हैं, उससे निकलने वाला धुआं, हानिकारक गैस उसमें निकलती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हवा को क्या करती हैं, उसको दूषित करती हैं, प्रदूषित करती हैं, जिससे स्मॉग मतलब कोहरा और अम्लीय वर्षा भी होती है। और यदि हम बात करें जल प्रदूषण, तो औद्योगिक जो अपशिष्ट होता है, जो कंपनी से जो कारखानों से जो अपशिष्ट निकलता है, जो रसायन होता है, भारी जो धातुएं होती हैं, ये नदियों और जो झीलों और भूमिगत जल को ये प्रदूषित करती है, जिससे जो है जलीय जीवन, मानव स्वास्थ्य को खतरा होता है। उसके बाद है मृदा प्रदूषण, तो औद्योगिक कचरे और रसायन के कारण मिट्टी की जो उर्वरता है ये इसमें कमी आती है, और यह जो है मिट्टी को विषाक्त भी जो है हो सकती है। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण, तो मशीनरी, यातायात का शोर, बहरापन, नींद की समस्या, हृदय रोगों का कारण भी जो है बनती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो है एक ऐसे होता है, तो ये सूर्य से शुरू होकर के उत्पाद को, जो पौधे आपके होते हैं उत्पादक, इनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल कर फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता तक एक दिशा मार्ग से प्रवाहित होता है। और प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का जो 90% जो भाग होता है, ठीक है, उष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है और केवल 10% अगले स्तर तक जो है पहुँचता है, जिससे ऊर्जा का स्तर घटता जाता है। यह प्रक्रिया कभी वापस जो है नहीं लौटती है, या जो है प्रवाह परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ से इसके हम प्रवाह के हम चरण की बात करें ऊर्जा प्रवाह के, तो इसमें उत्पादक आते हैं, उत्पादक से उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे कि उत्पादक आपके जो होते हैं, इस सूर्य से प्राप्त सौर जो ऊर्जा होती है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन बनाते हैं। उसके बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तो इसमें शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे कि खरगोश, हिरन, ये जो है पेड़ पौधों को खाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्हें जो है उत्पादकों की ऊर्जा का केवल 10% ही मिलता है, बाकी श्वसन, वृद्धि आदि में जो है खर्च हो जाता है। उसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता,
इसमें जो है सभी मांसाहारी जीव जो शाकाहारी जीव को खाते हैं और उन्हें जो है प्राथमिक उपभोक्ताओं से ऊर्जा केवल 10% इनको भी मिलती है। उसके बाद है तृतीयक उपभोक्ता, इनको जो है शीर्ष मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं उन्हें भी जो है एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता है। उसके बाद आता है आपके अपघटक। अपघटक जो है जब जीव मर जाता है तो जो है अपघटक जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कवक होते हैं, उनको जो है तोड़कर पोषक तत्वों को पर्यावरण में जो है लौटाते हैं, लेकिन ऊर्जा का अधिकांश भाग जो है गर्मी के कारण वायुमंडल में ही चला जाता है। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ये जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र स्थानीय समुदाय की संस्कृति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, जो सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। और ये जो अनुसंधान, शिक्षा, निगरानी के लिए प्रयोगशालाएं हैं जो प्राकृतिक मानवीय परिवर्तनों को समझने में मदद करती है तथा क्षेत्रों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कर प्राकृत और मानव के बीच जो संतुलन है इसको स्थापित करती है। अब यहाँ से इसके महत्व क्या है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के, जैसे कि जैव विविधता का संरक्षण, मतलब जैसे कि विभिन्न जो पौधे हैं, जो जानवर है, उसकी जो प्रजातियां है, इसके जो प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, जो उनका आवास है जहाँ पर रहते हैं उनको उनकी संरक्षण करना, उनका बचाव करना, जिससे आनुवंशिक विविधता जो है बनी रहती है। उसके बाद है सतत विकास का मॉडल। तो ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ संरक्षण और सतत उपयोग के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, जिससे स्थानीय समुदाय को अपनी पारंपरिक जीवन शैली बनाए रखने, आर्थिक विकास करने का जो अवसर मिलता है। उसके बाद है अनुसंधान और जो निगरानी। ये पारिस्थितिकी तंत्रों, जलवायु परिवर्तन, अन्य जो है पर्यावरणीय पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, जो ज्ञानवर्धक में सहायक है। इस तरह से आपको लिखना है। और भी है पारिस्थितिकी जो तंत्र सेवाओं का प्रबंधन। तो ये जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे कि जल चक्र, मृदा निर्माण, इसको बनाए रखते हैं जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। उसके बाद अगला जो इसमें है कि शिक्षा और जो है जागरूकता। तो ये जो पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों के लिए आधार प्रदान करते हैं, जिससे लोग प्रकृति के महत्व को जो है समझते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य। तो ये जो स्थानीय समुदायों की पारंपरिक संस्कृति ज्ञान को संरक्षित करने में मदद करते हैं, जिससे जो है मानव प्रकृति के बीच सामंजस्य जो स्थापित होता है। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन करके समाधान खोजने में जो है मदद करते हैं। तो संक्षेप में हम कहें तो जैवमंडल जो है आरक्षित क्षेत्र प्रकृति की रक्षा, मानव कल्याण और सतत विकास के बीच एक सेतु मतलब पुल का काम ये करता है। उसके बाद देखिएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये क्या है, जिसको हम नाभिकीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ये जो है तब होता है जब रेडियोधर्मी पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी में जो है मिल जाते हैं, जिससे जीवन पर गंभीर जो है खतरा पैदा होता है। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रिसाव, परमाणु जो परीक्षण, हथियार उत्पादन, अपशिष्ट जो कि निपटान से उत्पन्न होता है, या कैंसर, आनुवंशिक दोष, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा जैसे कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम छोड़े थे, तो आज भी वहाँ पर कहते हैं कि कुछ आज भी वहाँ के जो बच्चे हैं लूले लंगड़े ही पैदा होते हैं। तो इस तरह से जो है नाभिकीय जो प्रदूषण है इससे काफ़ी लोगों को जो है बुरा प्रभाव पड़ता है लोगों पर, क्योंकि यह जो अदृश्य रूप से लंबे समय तक हानिकारक विकिरण उत्तेजित जो है ये करता रहता है, जिससे जो है इसके प्रभाव से घातक और जो कि स्थायी हो जाता है। उसके बाद है और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि नाभिकीय प्रदूषण क्या है। तो नाभिकीय प्रदूषण से तात्पर्य होता है कि पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, इसका अनचाहा जमाव या उत्सर्जन है, जो मानव स्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण के लिए हानिकारक यह होता है। अब इसके मुख्य कारण क्या है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जैसे कि रिएक्टरों से निकलने वाला रेडियोधर्मी कचरा, दुर्घटनाएं, ये सब है। उसके बाद है परमाणु विस्फोट, जैसे कि परमाणु बम के परीक्षण जो होते हैं या फिर जहाँ परमाणु बम रखे जाते हैं वहाँ पर विस्फोट हो जाए तो रेडियोधर्मी जो कण हैं फैलते हैं। उसके बाद है रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन। तो परमाणु सामग्री के सुरक्षित भंडारण, निपटान में विफलता, ये भी कारण है इसका। फिर है औद्योगिक और चिकित्सा उपयोग। तो अनुसंधान और चिकित्सा में उपयोग होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ का अनुचित जो है निपटान। इसके हम प्रभाव की बात करें रेडियोधर्मी के, तो मानव स्वास्थ्य, तो मानव स्वास्थ्य पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा, त्वचा रोग हो सकता है मनुष्य को, कैंसर हो सकता है, आनुवंशिक परिवर्तन,
जो अगली पीढ़ी के दोष पैदा भी जो है कर सकते हैं। उसके बाद है पर्यावरण। तो पौधे और जो जानवर को नुकसान, मिट्टी और जल स्रोतों का ये भी जो है संदूषण करते हैं। उसके बाद है अदृश्य खतरा, या जो अदृश्य भी होता है, इसके संपर्क का पता तुरंत नहीं चलता है, जिससे यह खतरनाक हो जाता है। उसके बाद इसका नियंत्रण, इसका हम प्रबंधन कैसे करें? तो परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा, उसका रख रखाव सही से करें। परमाणु जो परीक्षण है उस पर प्रतिबंध हम लगाएं। रेडियोधर्मी कचरे पर सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान हम करें। तो संक्षेप में हम कहें तो नाभिकीय प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है, जिसके लिए सख्त नियंत्रण, प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों की जो आवश्यकता है, ताकि इसके विनाशकारी जो दीर्घकालीन जो प्रभाव है इससे हम बच सके। उसके बाद यहाँ से सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया बच्चों। इसमें जो है आपके केवल 3 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 15 नंबर का रहेगा। 45 नंबर आपके इसी सेक्शन बी से आपके क्लियर होगा। ठीक, इसमें लॉन्ग रेसिट अब आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसके प्रबंधन हम कैसे करें, आपको बताना है। तो जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण वह स्थित है जब नदियों, झीलें, सागर, महासागर, भूजल जैसे जल स्रोतों में हानिकारक रसायन, कचरा, प्लास्टिक या फिर सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं, जिससे पानी की जो गुणवत्ता है खराब हो जाती है और इंसान और जीवों के लिए विषाक्त हो जाती है। इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। इसके मुख्य जो कारण है औद्योगिक अपशिष्ट है, अनुपचारित जो है जो कि मलजल है, कृषि से बहकर जो है आने वाला उर्वरक व कीटनाशक, प्लास्टिक व तेल रिसाव है, और इसके प्रभाव से जल जनित बीमारियां, पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, जैव विविधता का नुकसान, पानी की कमी जैसी समस्याएं जो होती हैं। इसके बहुत सारे कारण को हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे जल प्रदूषण के। तो सबसे पहला कारण है औद्योगिक जो अपशिष्ट। तो जो उद्योग धंधे होते हैं इससे निकलने वाला भारी धातु, जो पारा होता है, शीशा, ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये जल की गुणवत्ता को जो है या फिर जल को जो है प्रदूषित करते हैं। उसके बाद है घरेलू मल जल, जिसको हम सीवेज कहते हैं। तो अनुपचारित सीवेज और सेप्टिक टैंक का पानी सीधे जल निकायों से मिलने से जो है प्रदूषण बढ़ता है। उसके बाद है कृषि अपवाह। तो खेते से बहकर आने वाले कीटनाशक, उर्वरक पशु अपशिष्ट मल में मिलकर प्रदूषण जो है ये फैलाते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक और जो है कचरा। तो प्लास्टिक और अन्य जो ठोस कचरा है इस स्रोतों से मिलकर समुद्री जीवों, पर्यावरण को जो है नुकसानी पहुंचाते हैं। उसके बाद है तेल रिसाव। तो समुद्री जो है जहाज़ों से होने वाले तेल रिसाव के कारण जो है जल प्रदूषण होता है। फिर है अम्लीय वर्षा। तो वे मंडलीय जो है प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा जल को अम्लीय बनाकर ये प्रदूषित करती है। उसके बाद है वनों की कटाई। तो इससे जो है मिट्टी का बहाव बढ़ता है और हानिकारक जीवाणुओं के लिए पर्जन्य स्थल भी जो है बनते हैं। अब इसके प्रभाव क्या है जल प्रदूषण के? तो सबसे पहले हम यदि मनुष्य के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, डायरिया जैसी जल जनित बीमारियां जो है फैलती हैं इससे, और विषाक्त पदार्थ के कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी जो है हो सकती है। उसके बाद है पारिस्थितिकी जो है तंत्र का विनाश। तो जलीय जो है जीव जंतु और जो है पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, जिससे जैव विविधता को जो है खतरा होता है। उसके बाद है जैव संचय। तो प्रदूषक जीवों के शरीर में जमा होते जाते हैं, जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य तक जो है पहुंचते हैं। उसके बाद है पानी की गुणवत्ता में कमी। तो पीने, नहाने, कृषि के लिए पानी अनुपयोगी हो जाता है, जिससे जो है मीठे पानी की कमी होती है। उसके बाद है आर्थिक प्रभाव। तो जल जो है उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं पर जो है खर्च बढ़ता है, और मत्स्य पालन मतलब मछली पालन व पर्यटन जैसे उद्योग जो है प्रभावित होते हैं इससे। अब यहाँ से जल प्रदूषण का हम प्रबंधन कैसे करें? तो जल शोधन, जैसे कि औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट जल को शोधित करने के बाद ही नदियों में जो है छोड़े। उसके बाद है कचरा प्रबंधन। तो प्लास्टिक का उपयोग करना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, कचरे को जल स्रोतों में जाने से रोकना, जिससे हम इसको रोक सकते हैं जल प्रदूषण को। फिर है कृषि में सुधार। तो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक के स्थान पर हम जैविक जो खाद है उसका हम प्रयोग करें। उसके बाद है जागरूकता। तो लोगों को जल संरक्षण, जल को हम कैसे बचाएं, जल ही जीवन है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करके भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। फिर है कानूनी उपाय, जैसे कि प्रदूषण फैलाने वाले जो भी उद्योग हैं, जो धंधे हैं, उस पर जो है सरकार सख्त नियम लगा दे, जुर्माना लगा दे, जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। उसके बाद है
तकनीकी जो है समाधान, तो प्रदूषण को रोकने, जल की गुणवत्ता सुधार के लिए नई तकनीकों का जो उपयोग करें, जिससे हम जल की जो गुणवत्ता है उसको हम बहाली, उसमें सुधार हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भूमंडलीय उष्मन क्या है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, भी हम समझेंगे। उसके बाद है पर्यावरण क्या है, इसके घटकों को हम समझेंगे। उसके बाद जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण की आवश्यकता, और इससे जो है इसके हेतु आवश्यकता जो उपाय है उस पर भी आपको प्रकाश डालना है। उसके बाद भारत में बाढ़ की समस्या पर एक भौगोलिक निबंध आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको समझ लीजिए आप सभी लोग। तो यह जो है पृथ्वी की सतह के तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि है, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस लौटती है। लेकिन देखो, सूर्य से जो प्रकाश आता है, ये मान लो सूर्य है, तो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है, मान लो जो प्रकाश आया, तो इसको जो है जो गर्मी आई तो उसको ऊपर अंतरिक्ष पर लौट जानी चाहिए। लेकिन क्या है, जो कि हमारे वायुमंडल में जो कि ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कि CO2, मीथेन और जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैसें हैं ये क्या करती है, इस गर्मी को सोख लेती हैं और पुनः जो अंतरिक्ष पे या फिर ऊपर जाने नहीं देती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता इस प्राकृतिक आवरण को मोटा कर देती है और अधिक जो है गर्मी रोकती है, जिससे तापमान जो है बढ़ता है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके अब कारण क्या है बच्चों, तो जीवाश्म ईंधन का जलना, जैसे कि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद है वनों की कटाई, तो पेड़ जो कि CO2 सोखते हैं और पेड़ों की कमी से वातावरण में क्या है, CO2 बढ़ेगा, तो ये भी एक इसका कारण है। फिर है औद्योगिक जो है गतिविधियाँ, तो उद्योग परिवहन से निकलने वाला जो धुआं है, जो धूल के कण है, ये भी इसको जो है बढ़ाते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसों को। फिर है CFC, तो जैसे कि AC आपकी होती है, फ्रिज वगैरह, जिसमें जो कि गैस जो प्रयोग होती है, CFC प्रयोग होती है, जिससे जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है और गर्मी जो है बढ़ती है। उसके बाद है कृषि गतिविधियाँ, जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसों का उत्सर्जन कृषि के कारण होता है। इसके प्रभाव क्या है, चरम मौसम, मतलब जो है इसके कारण जो है अधिक तूफान आएंगे, सूखा पड़ेगा या फिर बाढ़ आएगी, ऐसी समस्याएं हो सकती है। उसके बाद है ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री स्तर में वृद्धि, ये भी इसका प्रभाव है। जैव विविधता का नुकसान, प्रजातियों में विलुप्त होने का खतरा बढ़ता है। उसके बाद है खाद्य और जो है जल सुरक्षा, तो कृषि उत्पादक भी प्रभावित होता है, इससे पानी की कमी होती है। अस्वस्थ जोखिम, बीमारियों का फैलना और गर्मी से संबंधित जो है स्वास्थ्य समस्याएं आपको हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है कि पर्यावरण क्या है, उसके घटकों को भी आपको बताना है। तो पर्यावरण जो है वह परिवेश है जो किसी जीव को जो है घेरे रहता है और जिसमें सभी सजीव, मतलब जो है जैविक घटक, जैसे कि पेड़ पौधे, जंतु, जानवर, सूक्ष्म जीव, और निर्जीव घटक आपके जिसको अजैविक घटक कहते हैं। इसमें जल, वायु, मिट्टी, तापमान, ये तत्व जो है उनसे जुड़े अंतर संबंध शामिल इसमें है, जो जीवन को सहारा देते हैं और उनको प्रभावित करते हैं। इसके मुख्य घटक जो है जैविक मतलब जीवित और अजैविक मतलब निर्जीव है, जो एक जटिल परिस्थिति तंत्र जो है बनाते हैं। अब यहाँ से और एकदम विस्तृत में बात करें तो पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जो है जिसको इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं, जो कि एनवायरन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि चारों ओर। या जो है वह संपूर्ण दुनिया है जिसमें कोई व्यक्ति या फिर पशु या फिर कोई पौधा रहता है या कार्य करता है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के कारक इसमें शामिल है, जो जीवन को प्रभावित करते रहते हैं, ठीक है। इसके दम घटकों की बात करें बच्चों, पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक। जैविक घटक वे घटक होते हैं इसमें जान होती है, जैसे कि पेड़ पौधे आपके, ठीक है, और जो है मनुष्य, सभी इसमें आते हैं। उसके बाद है अजैविक घटक। अजैविक घटक वे होते हैं जिसमें जान नहीं होती, जैसे कि जल, मिट्टी, ठीक है, चट्टाने, नदियाँ, महासागर, सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्या है, अजैविक घटक है। तो ये सभी घटक आपस में मिलकर एक संतुलन बनाते हैं और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में जो मदद करती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह जो परिस्थिति संतुलन, स्वच्छ हवा, पानी, भोजन, दवाइयाँ और जो जलवायु स्थिरता जो प्रदान करती है, जो मानव अस्तित्व के लिए जरूरी है। इसके उपाय में वन्य जीवों और आवासों की सुरक्षा, अवैध जो शिकार रोकना, प्रदूषण कम करना, वन का बचाव करना, संरक्षण करना, जागरूकता बढ़ाना, स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा देना इसमें शामिल है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए
प्राकृतिक जो संसाधन है उसको बचाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ से और एकदम विस्तार से समझे कि जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें सबसे पहले पारिस्थितिकी संतुलन। तो विभिन्न जैव प्रजातियां मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखती हैं, जो भोजन श्रृंखला पोषक तत्वों के चक्र के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद है मानव कल्याण। त्याज्य है भोजन, स्वच्छ पानी, दवाइयाँ और कच्चे माल का स्रोत है, जो हमारी आजीविका और आर्थिक विकास प्रकृति पर जो है निर्भर है। उसके बाद है प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। तो जैसे कि मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियाँ कटाव और जो है तूफानों से रक्षा करती हैं और आर्द्र भूमियाँ पानी को जो है शुद्ध रखती हैं। उसके बाद है जलवायु विनियमन। तो वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु को नियंत्रित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो कि हमारे लिए आवश्यक है। उसके बाद है आर्थिक और वैज्ञानिक महत्व। तो कई जो है दवाइयाँ प्रौद्योगिकी की खोज के लिए विविधता आवश्यक है या भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखता है। उसके बाद इसके उपाय क्या है जैव विविधता संरक्षण के। तो बहुत सारे उपाय हैं बच्चों, जैसे कि कानून बना दिया जाए कोई सरकार के द्वारा, नीतियाँ। तो पर्यावरण कानून को सख्ती से पालन उसका किया जाए, अवैध जो शिकार है उस पर रोक लगाई जाए। ठीक है, जिससे हम इसका जो संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद है आवासों का संरक्षण, जैसे कि वनों की कटाई पर प्रतिबंध और जो है जो प्राकृतिक आवास है उसको बहाल किया जा सकता है, आर्द्रभूमि की सुरक्षा की जा सकती है। उसके बाद है प्रजातियों का जो है संरक्षण। तो लुप्त प्राय प्रजातियों को उसके जो प्राकृतिक आवास है उसमें जो है उसका बचाव किया जाए, उसको संरक्षित किया जाए। उसके बाद है प्रदूषण नियंत्रण। तो पर्यावरण में जो है प्रदूषकों के स्तर को जो है कम करना। फिर है जागरूकता और जो है शिक्षा। तो जैव विविधता के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाना, शिक्षा के माध्यम से जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना, ये सब शामिल है। फिर है सतत उपयोग। तो संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना और स्थानीय मूल प्रजातियों को जो है उगाना और उसका जो है समर्थन करना। और भी इसमें है कि अनुसंधान और जो है निगरानी। तो जो है नई प्रजातियों की पहचान करना और जैव विविधता को नुकसान की निगरानी रखना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब यहाँ से बाढ़ की समस्या क्या है भैया, इसके कारण क्या है हम यहाँ से समझेंगे। तो बाढ़ एक जो कि विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, जो भारी बारिश, नदियों का तूफान, मानवीय गतिविधियाँ जैसे कि शहरीकरण, वनों की कटाई, इसके कारण जो आती है, जिससे जान माल, फसल, बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान होता है और जल जनित बीमारियों का खतरा जो बढ़ता है और आर्थिक अस्थिरता भी आती है। इसके प्रबंधन के लिए पूर्व चेतावनी, बाढ़ नियंत्रण उपायों और प्रभावी प्रक्रिया योजनाओं की आवश्यकता होती है, जो खासकर भारत जैसे देश के लिए जहां एक उभरती जो चुनौती है। अब बाढ़ आने के कौन कौन से कारण होते हैं बच्चों, जैसे कि प्राकृतिक कारण जो होते हैं, भारी वर्षा, बादलों का फटना, चक्रवात, नदियों में जो है गाद जमा होना, उसका जल प्रवाह क्षमता कम होना, बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है बाढ़ आने के कारण है। मानवीय कारण भी हैं, जैसे कि तेजी से जो है बढ़ता शहरीकरण, नदियों के जो जल ग्रहण क्षेत्रों में अतिक्रमण, वनों की कटाई, ये सब चीज़ें भी जो है वर्षा को बढ़ाते हैं। फिर है जलवायु परिवर्तन। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी जो है अत्यधिक वर्षा और तूफान की तीव्रता में वृद्धि होती है। अब इसके प्रभाव क्या है बाढ़ के, जिससे जो है जान माल को नुकसान होता है, जैसे कि डूबने से व्यक्तियों की मौत हो जाती है, बेघर हो जाते हैं कुछ लोग, संपत्ति का नुकसान हो जाता है, घर, सड़क, पुल, ये सबका विनाश हो जाता है। और भी आर्थिक कुछ प्रभाव है, जैसे कि कृषि भूमि का जलमग्न होना, जैसे कि बाढ़ आ गई, खेती आपकी है तो जलमग्न हो जाएगी, फसल आपकी नष्ट हो जाएगी, वहाँ के जो पशु होंगे वो भी बेचारे डूब सकते हैं। और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि दूषित पानी से हैजा, टाइफाइड जैसे जल जनित बीमारियों को खतरा भी जो है बढ़ता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी बच्चों, मैंने आपको कराई है, जो मैंने आपको बताया है। एक पेपर जो इसकी मैंने ऑलरेडी करा रखा, उसको जरूर आपको वॉच करके जाना है। इन्हीं 2 क्लासों के माध्यम से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका 75 नंबर का क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर अन्य कोई भी आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं अपने पेपर में। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।